हेलो फ्रेंड, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने मेरी कहानी किस्मत को इतना पसंद किया, उसे इतना लाइक दिया, इतना शेयर किया, इसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं। आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा सब पढ़ के। आप लोग अपना प्यार यूं ही मेरी कहानियों पर बनाए रखिएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सुनाते हुए आप लोगों को। और मैं अपनी कहानी किस्मत का भाग 2 लेकर आज हाजिर हूँ। कभी कभी किस्मत कैसे कैसे रंग दिखाती है, ये सारी चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है अपनी कहानियों में। तो फ्रेंड्स, मैं कहानी शुरू करती हूँ कि आप लोगों ने सुना कि किस तरह एक एक्सीडेंट की वजह से रीवा को अज्जू के घर आना पड़ता है उसके दादाजी की केयर टेकर बनकर। वो सारा काम बहुत अच्छे से करती है और बहुत अच्छे से दादाजी का ख्याल रखती है। हॉस्पिटल से दादाजी को छुट्टी भी मिलती है, वो घर आती है और घर पर दादाजी के लिए दलिया बनाने के लिए वो किचन में जाती है। किचन में जाने के बाद वो दलिया बनाकर जैसे ही रूम में लेकर आती है, देखती है अज्जू और दादाजी कुछ बातें कर रहे होते हैं। अज्जू जैसे ही रीवा को देखता है तो एक तंज भरे स्वर में पूछता है, कहता है कि आपने सारी बातें डॉक्टर से सीख तो ली थी, दवा कैसे देना है, कैसे खाना देना है, या यूं ही चली आई हैं अपने मंगेतर और अपने पापा का कर्ज उतारने के लिए। इस बात को सुनकर रीवा तमतमा सी जाती है। वो कहती है कि मैं इतनी समझदार हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मैंने अब जो जिम्मेदारी ली है मैं उसे बखूबी निभा रही हूँ। अगर इसमें कोई कहीं आपको गलती मिलेगी तब आप बोलिएगा, आप मेरे ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। तो इस पर दोनों की बातें बहस का रूप ले लेती हैं। तो दादाजी अज्जू को इशारा करते हैं कि नहीं बेटा, ना कुछ कहो। तो अज्जू शांत हो जाता है और वो दादाजी से कहता है कि दादाजी, अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप प्लीज़ अपने इन मैडम केयर टेकर से कह दीजिएगा कि मुझे कॉल कर देंगी ऑफिस में, मैं तुरंत चला आऊँगा। और अगर या किसी नौकर से आप कॉल करा दीजिएगा। दादाजी हाँ कहते हैं। अज्जू ऑफिस रूम से निकल जाता है तो रीवा दादाजी से कहती है कि दादाजी, आपका पोता कैसा है, कितना गुस्सैला है और कैसी परवरिश आपने इसे दी है, आपने तो इसे पूरी तरह से बिगाड़ के रखा है। तो इस पर दादाजी कहते हैं कि बेटा, कुछ परिस्थिति की मार है, कुछ हालात ऐसे थे, ये थोड़ा सा डरा हुआ है क्योंकि इसने एक एक्सीडेंट में अपने मम्मी पापा दोनों को खो दिया है। ये बहुत छोटा था, तभी से ये अपने माँ पापा के प्यार से महरूम था। हम लोगों ने पूरा प्यार देने की कोशिश की है, लेकिन माँ बाप की कमी कोई नहीं पूरा कर सकता। और जब मुझे चोट लगी, मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो ये डर सा गया था। ये मुझे लेकर और अपनी दादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और ये दिल का बहुत अच्छा इंसान है, बस थोड़ा सा काम की प्रेशर की वजह से और थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया है। तो इस पर रीवा सोचती है कि ये थोड़ा सा चिड़चिड़ा नहीं है, ये जो इंसान इतना गलत बोल सकता है, इतना गलत व्यवहार कर सकता है, वो दिल का अच्छा कैसे हो सकता है। रीवा और दादाजी ढेर सारे बातें करते हैं। रीवा अज्जू की बार बार बुराई करती है, दादाजी सफाई देते हैं अपने पोते की। और इसी बीच बात करते करते दादाजी को नींद आने लगती है, तो वो सोने लगते हैं। तो रीवा उन्हें उड़ाती है चादर और बगल में सोफे पर बैठकर वो बुक पढ़ने लगती है। बुक पढ़ते पढ़ते उससे का मन होता है कि मैं ज़रा बाहर देख लूँ, वो आंटी कहाँ पे हैं, वो मैम कहाँ पे हैं, ज़रा देख लूँ। तो वो बाहर निकलती है तो एक छोटा सा बच्चा वहाँ काम कर रहा होता है। तो वो उसे बुलाते हैं कि छोटू ज़रा सुनो। तो वो कहता है, वो बड़े प्यार से आता है, कहता दीदी, मेरा नाम छोटू नहीं है, मेरा नाम सोनू है और मैं इस घर का सबसे प्यारा बच्चा हूँ और जिसको भी ज़रूरत पड़ती है वो मुझे ही आवाज़ देता है, मैं सबके काम कर देता हूँ, बताइए दीदी क्या काम है। तो वो बहुत खुश होती है कि कम से कम एक बच्चा है इस घर में जिसकी वजह से चहल पहल है। तो वो उससे पूछती है कि तुम स्कूल जाते हो। तो वो कहता हाँ दीदी, मैं जाता हूँ स्कूल और भैया मुझे स्कूल भी भेजते हैं और मैं यहाँ रहता भी हूँ। तो इस पर जो है वो कहती है कि वो मैम कहाँ पे हैं। तो कहता वो दादी जी तो मंदिर गई हैं, दादाजी जैसे आए थे दादी जी मंदिर चली गई और अभी आएंगी तो जो है मैं आपको बता दूंगा कि आप उन्हें बुला रही थी। तो इस पर वो हाँ में सर हिलाती है और घर पर एक सरसरी नज़र डालती, देखती है बहुत सुंदर सा घर होता है। अज्जू के मम्मी पापा की तस्वीरें लगी होती हैं
और दादा दादी की तस्वीरें लगी होती हैं, अज्जू की तस्वीरें लगी होती हैं। बहुत सुंदर सा घर होता है, उसमें ढेर सारे नौकर चाकर होते हैं, सब काम कर रहे होते हैं। छोटू भी इधर उधर उछलता खेलता रहता है और वो आकर जो है फिर सब देख के फिर आ जाती है रीवा अंदर दादाजी के रूम में आ जाती है और बैठकर वहाँ पर बुक पढ़ने लगती है। थोड़ी देर में दादी जी आती हैं और रीवा उनसे वो सोचती हैं कि ये वही केयर टेकर है तो ज़्यादा थोड़ा बात कम करती हैं। इसके बाद जब वो देखती हैं कि वो बहुत अच्छे से बातचीत कर रही है तो उनका भी मन होता है, वो भी उससे बातें करने लगती हैं। वो उसके परिवार के बारे में पूछती हैं। रीवा बहुत प्यार से बताती है कि मेरी शादी तय हो गई है, मेरे मंगेतर हैं। तो वो पूछती है कि बेटा तुमको काम करने देते, कैसे काम करने देते तुम्हारे घर वाले, इतनी प्यारी तो तुम बच्ची हो। तो वो मन ही मन में मुस्कुराती है कि आप इसके पीछे की कहानी नहीं जानती हैं। कहती है नहीं दादी जी, मैं आपको दादी जी बोल सकती हूँ? तो वो बूढ़ी औरत कहती है हाँ बेटा क्यों नहीं। तो वो कहती है कि दादी जी जो है मम्मी पापा मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरा मंगेतर भी अच्छा खासा कमाता है, बस मेरी अपनी मर्जी इसलिए मैं कर रही हूँ। दोनों लोगों की बहुत अच्छी मतलब बातें होती, बहुत अच्छी। थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि जैसे रीवा बहुत दिनों से दादी को जानती है, दादी को भी लगता है कि जैसे वो बहुत अच्छे से इसको जानती हैं और दोनों लोगों में बहुत अच्छे से बातचीत होती है, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। और उसकी दादी की बातों से ही पता चलता है कि अज्जू की एक बहन है जो बाहर पढ़ रही है और बाहर ही रह रही है। वो बहुत कम आती हैं, करीब कम से कम साल डेढ़ साल में एक बार घर आ जाती हैं। रीवा बहुत अच्छे से दादाजी का ख्याल रखती थी, घर का भी काम कर देती थी कभी कभी और छोटू के साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। वो छोटू अक्सर सोनू जो उनके घर का बच्चा होता है और स्कूल भी जाता है, काम भी करता है, रहता है, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है। तो उसके साथ खेलती भी है, दादाजी का ख्याल करती है, दादाजी को सुबह मॉर्निंग वॉक पे ले जाना और साथ में दादी जी को भी ले जाना, बहुत अच्छे से केयर करती है, दवा देना, उनका टाइम से ख्याल रखना, क्या खाना है क्या पीना है, सब कुछ बहुत अच्छे से करती थी। धीरे धीरे रीवा सबके दिलों में जगह बना रही थी और सब लोग उसे घर की सदस्य की तरह प्यार कर रहे थे। सब लोग बहुत प्यार से उसके साथ रह रहे थे और ये टाइम ऐसे लग रहा था कि जैसे पंख लगा के उड़ रहा हो। दादा और दादी को भी लगता था कि ये लड़की प्यार जगा के, मोह जगा के जाने कब चली जाएगी और हम लोग फिर अकेले हो जाएंगे। तो वो लोग भी सोच रहे थे कि इन लम्हों को वो समेटे रहें, वो दूर ना जाने पाए। पर वक्त और किस्मत अपना ही रंग दिखाती है। रीवा सबका ख्याल रख रही थी, सबको बहुत ध्यान दे रही थी, घर का भी ध्यान दे रही थी और जो है दादा दादी का भी ध्यान दे रही थी। और उसके धीरे धीरे उसके जाने का टाइम आता है। दादाजी भी काफ़ी स्वस्थ हो गए थे। तो वो रीवा से बोलते हैं कि मैं स्वस्थ नहीं होना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी मेरे पास रहे। तो रीवा सोचती है कैसे हो सकता है, मुझे भी तो अपने पापा के पास जाना, अपने मंगेतर के पास जाना है। और वो बहुत केयर करती है दादाजी की और दादी की भी। एक दिन सब लोग सो रहे होते हैं और अज्जू का भी क्या होता है कि वो अब कम ही घर आता है, मतलब टाइम से नहीं आता है, कभी देर हो जाती है, कभी लेट नाइट आता है, तो कभी ज़्यादा घर में नहीं रहता। उसे विश्वास होता है कि रीवा सब संभाल लेगी, दादा की सेवा सही से कर लेगी या घर संभाल लेगी, तो वो भी बहुत ज़्यादा घर नहीं आता, बहुत कम ही आता है। एक दिन सब लोग सो रहे होते हैं कि दरवाजे पर बेल बजती है, घंटी पर घंटी कोई बजा रहा होता है, किसी की नींद नहीं खुल रही होती है। तो इस पर जो है रीवा को लगता है कि हाँ कोई बेल बजा रहा है, तो वो अंधेरे में उठ के इसके बाद भागने लगती है कि देखें कौन है। तो जैसे ही वो जाने लगती है, बरामदे में रखा हुआ एक स्टूल उसके पैर में लग जाता है, उसे बहुत तेज चोट लगती है, वो गिर पड़ती है। फिर भी वो घंटी कोई बेल पे बेल बजा ही रहा होता है, तो वो अपने आप को संभालती है और जाकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने के बाद वो देखती है तो अचंभित हो जाती है कि अज्जू नशे की हालत में खड़ा बेल पर बेल बजाए जा रहा है।
तो उसे बहुत गुस्सा आता है ये देखकर। इस पर अज्जू बोलता है, सब लोग मर गए थे क्या, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं। रीवा गुस्से में तमतमा जाती है। वो कहती है कि ये कोई टाइम है आने का, इतनी रात को आप आ रहे हो, और इतनी रात में कौन जागता, और आपने तो ड्रिंक भी करके रखी हुई है। तो अज्जू कहता है, नहीं मैंने ड्रिंक नहीं की है। तो रीवा कहती है कि झूठ क्यों बोल रहे हो, आपने ड्रिंक करके रखी है, और इस हालत में आपके दादा दादी आपको देखेंगे तो क्या सोचेंगे। आपको एक बार उनके बारे में सोचना चाहिए। जो इंसान आपके लिए जी रहा मर रहा है, वो उस इंसान के बारे में आपको सोचना चाहिए। इस पर अज्जू उसे एक किनारे हटाता है और लड़खड़ाते हुए जैसे ही वो अंदर आता है वो गिर पड़ता है। रीवा उसे संभालती है और उसका हाथ पकड़कर उसके रूम में लेकर जाती है। वो नशे में बिल्कुल पूरी तरह से धुत रहता है। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था वो क्या बड़बड़ा रहा, क्या बोल रहा है। रीवा जैसे ही उसे बेड पर लेटाती है और उसके जूते वगैरह निकालती है, उसके बाद जैसे ही वो चादर ओढ़ा के उसे वापस अपने रूम में आने वाली होती है कि तभी अज्जू उसका हाथ पकड़ लेता है। रीवा एकदम घबरा जाती है, हड़बड़ा जाती है। वो अपना हाथ छुड़ाने लगती है कि प्लीज छोड़िए मेरा हाथ। वो डर जाती है। तो इस पर अज्जू बड़बड़ाते हुए नशे की हालत में बोलता है, सब लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं, वो भी चली गई, मम्मी पापा भी चले गए, क्या मैं इतना बुरा हूँ, सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं, तुम भी चली जाओगी, सब लोग चले जाएंगे, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि सब लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं। रीवा एक पल के लिए वहां ठहर सी जाती है। वो अज्जू की बातें सुनती है कि क्या हुआ, और अज्जू बड़बड़ाता रहता है नशे में कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, मैं प्यार के लिए तरसता रहता हूँ, ना मेरे मम्मी पापा हैं, ना मेरी वो भी मुझे छोड़ के चली जाएगी, उसने भी मुझसे कहा कि मैं नहीं रह सकती हूँ। तो रीवा सोचती है कि कुछ हुआ है इनके साथ, और तुम भी जा रही हो, सब लोग चले जाते हैं। मैं मानता हूँ मैं थोड़ा सा अखड़ टाइप का हूँ, थोड़ा मैं प्यार से नहीं बात कर सकता, लेकिन मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। सब लोग मुझे धीरे धीरे चले जाते हैं छोड़ के। तो इस पर रीवा किसी तरह अपना हाथ छुड़ाती है और वो रूम से बाहर भाग के आती है। वो डरी रहती है, सहमी रहती है, जिसकी वजह से उसे अपने पैर में लगा हुआ चोट नहीं समझ में आता कि उसके पैर में कोई चोट लगी है, और आकर वो बिस्तर पर अपने लेट जाती है। उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही होती हैं कि आज इस इंसान ने ड्रिंक किया है, वो कुछ भी गलत कर सकता था, या ये किस तरह का इंसान है, इतनी सारी इसके अंदर बुराइयां भरी हुई हैं। ये उसके मन में अज्जू के लिए और भी नफरत हो जाती है, लेकिन उसकी ये बातें उसके मन को कहीं ना कहीं कचोटती हैं। रीवा आकर अपने रूम में लेट जाती है। उसे उस डर में और उस टेंशन में जो है अपने पैर का दर्द नहीं समझ में आता, वो सो जाती है। और जब सुबह उठती है तो उसका पैर पूरी तरह से सूजा हुआ होता है। वो जैसे ही अपने बेड से पैर नीचे उतारती है, उसके मुंह से एक आह से निकल जाती है। वो पैर की तरफ देखती है तो पैर पूरा उसका फूला हुआ था। वो किसी तरह पैर में मुंह वगैरह लगाती है और दादाजी के रूम में आती है। दादाजी से पूछती है, बोलती है कि दादाजी सॉरी, आज मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गया है। तो दादाजी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, मैंने अपना सारा काम कर लिया, अब तो मैं पूरी तरह से सब कुछ कर लेता हूँ, मैं पूरी तरह से फ्रेश लग रहा हूँ, मैंने वॉक भी कर लिया, तुम्हारी दादी को भी ले जाकर वॉक कराया, और देखो मैंने दवा भी खा ली, और अब तो मैं धीरे धीरे पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। रीवा खुश हो जाती है, कहती है वेरी गुड दादाजी, आज तो आपने मेरे बिना सब कुछ कर लिया, अच्छी बात है, मैं चली जाऊंगी तो कम से कम आप अपना ख्याल तो रख सकते हैं। दादाजी की आंखों में आंसू आ जाती है। तो वो कहते हैं कि बेटा यही तो मैं नहीं चाहता कि तुम चली जाओ, मैं नहीं स्वस्थ होना चाहता। तो इस पर रीवा कहती है कि दादाजी ऐसे कैसे आप नहीं स्वस्थ होना चाहते, इतना आपके पीछे हम लोगों ने मेहनत की है, और आप अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो सब कुछ कैसे होगा। तो इस पर वो कहकर दादाजी के गले लग जाती है। तभी पीछे से एक लड़की आती है।
जिनका नाम प्रांजल होता है, वो कहती क्या बात है दादाजी, आपने तो पार्टी बदल ली, आप तो नेता से भी आगे हो गए, कब इस पार्टी में कब उस पार्टी में, और मैं क्या कुछ दिन नहीं रही इस घर में तो आपने तो एक नई पोती भी बना ली। ये कहकर वो अंदर आती है, दादाजी मुस्कुराने लगते हैं, कहते बेटा तुम कब आई, प्रांजल तुम कब आई यहाँ पर। तो वो कहती है कि मैंने सोचा कि आप सबको सरप्राइज किया जाए, पर यहाँ पर जब मैं आई तो आपने मुझे ही सरप्राइज कर दिया, मेरी जगह आपने एक और पोती बना लिया। तो इसमें दादाजी हंसने लगते हैं, वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों ही मेरे दिल का टुकड़ा हो। और वो परिचय कराते हैं कि ये रीवा है, ये हमारे साथ रह रही है और ये मेरा बहुत ख्याल रखती है, बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रख रही है, दादी का भी ख्याल रखती है। तो इस पर प्रांजल और रीवा एक दूसरे से मिलते हैं, हाय हेलो होता है। प्रांजल बताती है कि वो अज्जू की बहन है और बहुत दिनों बाद यहाँ पे आई है। तो थोड़ी देर में दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और दादाजी भी दोनों को बहुत प्यार से गले लगाते हैं, कहते तुम दोनों ही मेरी जान हो। और फिर प्रांजल बाहर आती, कहती दादाजी चलिए नाश्ता कर लीजिए। और रीवा और दोनों प्रांजल बाहर आते हैं तो प्रांजल छोटू को बुलाती है, छोटू कहाँ है तू, देख कौन आया है। तो जब वो सोनू आता है तो कहता है कि दीदी आप, अरे आप कब आई और आपने बताया भी नहीं। और तो वो पूछती है कि दादी कहाँ है। तो सोनू बोलता है कि दादी मंदिर गई, आपने बताया था तो दादी घर पे होती, वो मंदिर गई है। तो प्रांजल कहती कोई बात नहीं, मैं जब दादी आएंगी तो बताना मत, मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। दादाजी डाइनिंग पे आते हैं, रीवा उनको नाश्ता कराती है और ले जाकर फिर हॉल में छोड़ती है। दादाजी टीवी देख रहे होते हैं, प्रांजल भी अपने रूम में चली जाती है। और रूम में जाने के बाद वो यहाँ पर रीवा अकेले डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई होती है ना, अपने पैर में उसके चोट लगे रहते हैं तो वो वहाँ पे बार बार कुछ लगा रही होती है, मूव लगा रही होती है। तो इतनी देर में अज्जू तैयार होकर अपने रूम से बाहर आता है और कहता है कि छोटू सोनू जरा नाश्ता लाना बेटा, मुझे देर हो रही है। और वो जैसे ही उसके कदम आगे बढ़ते हैं वो देखता है कि रीवा वहाँ बैठी हुई है और रीवा आंख तरेर के उसे देखती है और वो थोड़ा सा ठिठिक सा जाता है। जो इंसान कभी किसी से नहीं डरता, पता नहीं क्यों वो रीवा से नजर नहीं मिला पा रहा था। वो आकर धीरे धीरे डाइनिंग टेबल पर बैठता है और कुछ जो नौकर होते हैं आकर नाश्ता सर्व करते हैं। सर्व करने के बाद वो लोग चले जाते हैं। तो रीवा उसकी तरफ एक नजर डाल के कहती है कि क्या बात है सर, आप में ये भी एक गंदी आदत है। तो बिल्कुल आपने तो सरप्राइज कर दिया मुझे नहीं पता था कि इतनी सारी गंदी आदतों के बीच में आपके अंदर ये भी एक गंदी आदत है, आप ड्रिंक भी करते हैं। तो इस पर अज्जू शर्मिंदा सा हो जाता है, वो कहता नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, बस कल हो गया था, दोस्तों के साथ हो गया था। तो इस पर रीवा कहती है कि दोस्तों के साथ इतनी ज्यादा, और क्या आपके दादा दादी को पता है कि आप ड्रिंक करते हो। तो इस पर अज्जू कहता है कि नहीं दादा दादी को कुछ मत बताना, दादा दादी को कुछ नहीं पता है और जो है अगर उनको पता चलेगा तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। तो इस पर रीवा कहती है कि आपको लगता है कि आपके घर में आपकी परवाह कोई नहीं करता, आपके दादा दादी जो सिर्फ आपके लिए जिंदा रह रहे हैं, उनकी सांसें चल रही हैं सिर्फ आपके लिए, और आप ही उन्हें नहीं समझ रहे हैं। आप इतनी गलत चीज को, इतनी गंदी आदत को अपने अंदर जगा दिए हैं। आप नहीं समझ रहे हैं कि अगर उन लोगों को पता चलेगा तो उन लोगों के ऊपर क्या बीतेगी। इस पर अज्जू शर्मिंदा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है मेरे दादा दादी मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझसे गलती हो गई है, पर मेरे परिवार में मेरे साथ जो है मेरे परिवार वालों को मत बताना। तो इस पर रीवा गुस्से में बहुत कुछ बातें बोल जाती है, कुछ बातें ऐसी बोल जाती हैं कि जिससे उसके दिल को बहुत चोट पहुंचती हैं। वो उस परिवार को समझने लगता है और रीवा के हाल बातों
ने उसे चुप करा दिया था। जो अज्जू किसी की बात नहीं सुनता था, वो अज्जू रीवा की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, उसकी हर डांट को बहुत प्यार से सुन रहा था। रीवा डांटे जा रही थी, इतने हक से आज तक उसे किसी ने नहीं डांटा था, और वो उसकी बातें ऐसे शांत मन से सुन रहा था जैसे कोई बच्चा सुन रहा हो। रीवा का ये हक जताना उसके ऊपर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, मैं आगे की कहानी आप लोगों को फिर सुनाती हूँ कि ऐसा क्या क्या हुआ है रीवा और अज्जू की लाइफ में। तो आप लोग प्लीज़ सब सुनिएगा और मेरी कहानी को लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, शेयर कीजिएगा प्लीज़। मेरा वॉच टाइम भी बढ़ाइएगा, आप लोगों के हाथ में है मेरा वॉच टाइम, तो प्लीज़ मेरा वॉच टाइम भी बढ़ाइएगा और मेरी कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। मैं कोशिश करती हूँ अपनी हर कहानी में कुछ ना कुछ बताने की, तो मैं इस कहानी में भी मैंने कुछ ऐसा बताया है। प्लीज़ अगर आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि लोग मेरी कहानी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो मुझे यहीं पर इजाज़त दीजिए और मेरी कहानी को पूरा प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। मैं आगे फिर मंगलवार को अपनी कहानी का भाग 3 लेकर हाजिर होती हूँ। आपको बताती हूँ कि फिर अज्जू और रीवा की लाइफ में ऐसा क्या हुआ, कैसे वो अपने मंगेतर से मिली और फिर अज्जू की ज़िंदगी में ऐसे कुछ घटनाएं क्या हो गई हैं, सारी बातें मैं आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय।